नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आरक्षण राग की। जी हां, बिहार चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से आरक्षण का जिन्न निकलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है किसी का। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटे को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है, इसलिए कोटा का लाभ नहीं देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी पर बिहार में सियासत अब गर्मा गई है। बिहार में जल्द ही चुनाव है और आरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। 2015 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, इसमें भी आरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था और चुनावी मुद्दा आरक्षण जैसे ही बना, नतीजों पर इसके असर भी माने गए। एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ ही देखिए किस तरीके से आरक्षण को अब एक बार बिहार में इस मुद्दे को पकड़ने की और भुनाने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि तकरीबन 4 महीने ही शेष बचे हैं जब बिहार में चुनाव होते नजर आएंगे और ऐसे में इसे विपक्ष कहीं से भी चूकना नहीं चाहता है। अनुसूचित जाति जनजाति के हक में आवाज बुलंद कर इसकी क्रेडिट लेने की होड़ इन दिनों बिहार में खूब मची हुई है। बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले सदस्य 2 खेमों में अब बढ़ चुके हैं। एक खेमा जिसमें जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी और हम पार्टी से आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों की है, तो वहीं दूसरा खेमा आरजेडी का है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले आरजेडी के तमाम विधायकों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया और आरक्षण के लिए लड़ाई का ऐलान भी किया गया है। गठन बनाई गई है अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। आरक्षण को मुद्दा बनाने का बात तो उस समय जब आप उस समय लालू प्रसाद यादव जी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार तो उससे बड़े चैंपियन है ना। उनके समय में तो पंचायती राज में व्यवस्था में न दलितों को, न महिलाओं को, न अति पिछड़ों को आरक्षण था, तो उनसे बड़े चैंपियन नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार तो इस बार खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो कहाँ से विपक्ष का ये आरक्षण का पॉलिसी चलने वाला। आपके समय में तो पंचायती राज व्यवस्था में आपने अति पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया ना भाई। चुनाव और आरक्षण दोनों 2 बातें हैं। चुनाव इस बार होगा सरकार के 15 सालों के कार्य क्रियाकलापों पे कि नीतीश कुमार जी का ये 15 साल कैसा रहा, कोरोना में उनका सेवा कैसा रहा, नरेंद्र मोदी कोरोना में क्या काम किए। तो इस बार की जो लड़ाई होगी 15 साल बनाम 15 साल तो खुदे कह दिया है नीतीश कुमार जी, तो इसमें आरक्षण इशू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, कमजोर वर्गों के हितैषी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहा है कि समाज का कोई भी वर्ग जो दबे कुचले, शोषित, वंचित हो वो समाज के मुख्य धारा में आके जुड़े। तो देखिए, चुनाव से पहले फिर से एक बार आरक्षण का मुद्दा जो है वो अब गरमाना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सियासत शुरू हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि नारायण जुड़ चुके हैं पटना से। रवि, ये वो ट्रम्प कार्ड है जिसे कोई भी पार्टी चूकना नहीं चाहती है और कोई इसमें हाथ भी डालना नहीं चाहती है। कोई नहीं चाहता है कि ये कह दिया जाए कि हम इसके खिलाफ हैं या हम इसके साथ खड़े हैं तो कोई दूसरा तबका हमसे बिदक जाए। ऐसे में बिहार की सियासत में आरक्षण राग एक बार फिर से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है इस वक्त सरकार के लिए डिफेंड करने के तौर पर? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि बिहार के राजनीति में आरक्षण एक बड़ा ट्रम्प कार्ड तो है ही, क्योंकि
पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कैसे लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आरक्षण को लेकर के पूरी बाजी पलट दी थी, लेकिन इस बार जो है वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, हर कोई एक बार फिर से आरक्षण को एक मुद्दा बनाना चाहता है। और ख़ास करके तब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो सियासत जो है और गर्मा गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे विधानमंडल आरक्षण संघर्ष मोर्चा बनाया गया, जिसमें से जदयू के कई लोग जो हैं वो सामने करके इसकी अगुवाई करते नजर आए, जिसमें श्याम रजक हो, महेश्वर हजारी हो, और इस पूरे मामले में कांग्रेस के हो, जीतन राम मांझी हो, बीजेपी हो, हालांकि आरजेडी भी साथ में रही। लेकिन 2-3 बैठकों के बाद आरजेडी को लगा कि आरक्षण के मुद्दे का सारा श्रेय जो है वो कहीं जदयू न ले जाए, इसलिए पिछले दिनों हमने देखा कि कल आरजेडी ने खुद को अलग कर लिया है और अलग से ये एक संघर्ष मोर्चा बना लिया है और आगे आने वाले चुनाव में अकेले जो है ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और मामले उठाएंगे। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि आरक्षण का जो मुद्दा है इस बार के चुनाव में फिर एक बार भंजाने की कोशिश है। यहाँ पे जो जदयू है ये बता रही है कि कैसे बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया। तो एक दूसरे आरक्षण को लेकर के हर पार्टियां जो हैं अपने अपने जो किए गए काम वो गिना रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में क्या 15 साल बनाम 15 साल होगा या फिर आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। विभाग बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये वो मुद्दा है आरक्षण का, जिससे साफ तौर पर ये जरूर देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि सियासी इसके फायदे और नुकसान तौले जाते हैं और पार्टियां वही कमोबेश कर रही हैं, लेकिन दो खेमे में इसी मुद्दे को लेकर के पक्ष और विपक्ष साफ तौर पर नजर आता है। बिहार विधान परिषद और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर रात हाई लेवल मीटिंग चलती रही, जिसमें बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। इनमें प्रदेश कार्य समिति के गठन और विधान परिषद उम्मीदवार पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी यहाँ बातचीत हुई। महज हफ्ते भर में दूसरी बार बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना में कैंप कर रहे हैं। आज भी उनकी अलग अलग 3 बैठकें तय हैं। इसके अलावा सूत्रों से जो खबर है उसके अनुसार जेडीयू और बीजेपी की भी संयुक्त रूप से बैठक होनी है, जिसमें विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव भी यहां शामिल होंगे। तो बिहार में इन दिनों सवाल जवाब की सियासत देखिए जोरों पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला लगातार किया जा रहा है। कभी विपक्ष 15 साल का हिसाब सत्ता पक्ष से मांग रहा है, तो कभी बीते 2 साल में बिहार को बदहाल बनाने का आरोप राज्य सरकार पर मढ़ा जा रहा है। इधर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को उनके कार्यकाल को लेकर आईना दिखाकर अपने सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। 2 वर्षों में बिहार का बंटाधार हो गया। 2 साल बुरा हाल, ये कहना है बिहार के विरोधी दलों का। आरजेडी और कांग्रेस इसी स्लोगन के साथ राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। और तो और आने वाले दिनों में बीते 2 साल के दौरान राज्य सरकार की ओर से बरती गई खामियों को लेकर एक रिपोर्ट भी जनता के बीच जारी करने की तैयारी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक सुर में कह रही है कि वर्तमान सरकार ने बिहार को बदहाल बना दिया और कानून व्यवस्था चौपट हो गई। 2 वर्षों में बिहार का बंटाधार हो गया। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, थोक भाव में पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार की जनता ने सांसद एनडीए के चुन करके भेजे दिल्ली। बिहार की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। अब राजनीतिक बयानबाजी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं तो वो चुनाव को 15-20 साल पहले ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह चुनाव तो पिछले 5 साल के सरकार के क्रियाकलापों की समीक्षा को लेकर होगी। जनता मूल्यांकन वर्तमान सरकार की करती है। आरजेडी और कांग्रेस के इस हमले का जवाब बीजेपी और जेडीयू भी कुछ इस अंदाज में दे रही है। जेडीयू नेता संजय सिंह कहते हैं कि जिनके शासनकाल में बिहार बर्बाद हो गया था, वो हमें आईना ना दिखाएं। जब बिहार में त्रासदी होता है तो विपक्ष के नेता प्रवासी हो जाते हैं। आज 2 साल का हिसाब मांगने के पहले इनको सोचना चाहिए, बोलने के पहले। हमारे नेता बोलते नहीं हैं, काम करते हैं। जो लोग का अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड इतना गंदा हो, जो लोग का ट्रैक रिकॉर्ड गंदा हो, जिसका इतिहास गंदा हो और जिसका भविष्य में भी कहीं कुछ दिखने वाला नहीं है, और वर्तमान में भी जब वो आपदा के समय में भी राजनीति ही करता हो,
उसके रिपोर्ट कार्ड का कोई मतलब जनता के बीच में नहीं रहता है। बहरहाल राज्य की जनता किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ, इसका फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इन दिनों बिहार की सियासत जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय सिर्फ सवाल और जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये विडंबना ही है कि सिर्फ सवाल जवाब के चक्कर में पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती हैं, लेकिन क्या सचमुच किया गया और क्या नहीं हुआ, क्या छूट गया, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हालांकि जनता सब समझती है और आने वाले चुनाव में इसका हिसाब किताब भी जरूर होगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जैसे ही बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बिहार की सियासत गर्मा गई। विरोधियों ने ओवैसी के बहाने सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगाया कि ओवैसी को बीजेपी एजेंट के तौर पर रखती है। MIM की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क़यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है। AIMIM के इस ऐलान ने बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल को और तेज कर दिया है। ओवैसी की पार्टी के इस कदम से बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तक बिहार में मुस्लिम वोटरों का झुकाव RJD और कांग्रेस की तरफ रहता आया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज विधानसभा सीट जीतकर कांग्रेस और RJD के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ओवैसी का पड़ने वाला नहीं है, वो संयोग है कि एक किशनगंज से चुनाव जीत गए। यहाँ ओवैसी के कहीं कोई ये नहीं है, जनाधार नहीं है, और जो भी अल्पसंख्यक का वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो वोट है। इस बार का चुनाव आर पार का चुनाव है। एक भी अल्पसंख्यक मतदाता ऐसा मतदान नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक पार्टी को लाभ मिल जाए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हार का मार्जिन कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का बिखराव महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। लोकतंत्र में किसी भी दल को, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जो चुनाव आयोग देखता है तो दल का मतलब कि वास्तव में उनके पास जो सरकार का माने चुनाव आयोग को जो रहता अनुमति रहती है, उसके आधार पर दलें चुनाव लड़ती जाकर के, ये देखना उनका काम है। फिर व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं जाकर के, आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश हमारा जाकर के। जब चुनाव का समय आता है तो ऐसे तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटी और पॉलिटिकल पार्टीज नजर आने लग जाते हैं जो पिछले 5 साल तक बिहार में कहीं नजर नहीं आए। तो अब इनका क्या है, जाति और धर्म के कॉकटेल को लेके चुनाव में उतर जाएंगे। पर ये भूल गए हैं कि अब बिहार 90 के दौर का बिहार नहीं रहा कि जाति, धर्म, MY या किसी समीकरण के नाम पे वोट करे। बहरहाल सूत्र ये भी बताते हैं कि ओवैसी की पार्टी आने वाले समय में NRC, CAA जैसे मुद्दे को और गर्माकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगा। ये वही मुद्दे हैं जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराजगी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, MY समीकरण पर अपना दावा करने वाली राजद, या यूं कहें कि महागठबंधन इस वक्त जरूर परेशान और हैरान है, जैसे ही ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया कि वो कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या ओवैसी, जो अब तक किशनगंज में अपने आधिपत्य को या यूं कहें अपने प्रेजेंस को दिखा पाए हैं, क्या वो इससे आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। एक अरण्य मार्ग में होने वाली बैठक में सीएम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ से पहले आखिर तैयारियां किस स्तर पर है, उसे लेकर उनकी तरफ से निर्देश दिए जाएंगे और कितना कुछ निर्देश का पालन अब तक जो निर्देश दिए गए उसे किया गया है। मुख्यमंत्री पटना में होने वाले जल जमाव से बचाव की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 14 से 15 जून तक मानसून आ सकता है। ऐसे में इस बात पर चर्चा होगी कि तैयारी कैसी है। विभाग की माने तो बिहार में मानसून 14 से 15 तारीख तक आ सकता है और भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार आज बाढ़ से पूर्व किए गए तैयारियों का समीक्षा करेंगे। आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:30 बजे अपने आवास एक अन्य मार्ग में इन बातों की समीक्षा करेंगे कि पहले से जो दिशा निर्देश दिए गए थे बाढ़ को लेकर के, जो तैयारियों को लेकर, वो तैयारियां कितनी पूरी की गई हैं। क्योंकि हर साल देखा जाता है कि सीमांचल के इलाके में
जो बाढ़ की स्थिति आ जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर एहतियाती कदम जो है हर साल उठाए जाते हैं। इस बार कैसे कदम उठाए गए हैं, इन सारी बातों की समीक्षा जो है नीतीश कुमार आज करेंगे। और सबसे खास बात ये है कि आज की समीक्षा में नीतीश कुमार इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि पटना को जल जमाव को लेकर के लगातार नगर निगम और नगर विकास विभाग के दावे किए जा रहे हैं। आखिर इस साल पटना जल जमाव में ना डूबे, इस बात की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे कि अभी तक कितने कदम उठाए गए हैं, मानसून आने को है, क्या क्या दावे हैं, क्या इस बार फिर पटना डूब सकता है और बचाव के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार आज सारी इन बातों की समीक्षा करेंगे और उसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखने वाली बात होती है कि समीक्षा के बाद नीतीश कुमार अधिकारियों को क्या क्या दिशा निर्देश देते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें कई बार हुई हैं और पिछले बार जब पटना डूब रहा था उससे पहले भी इस तरह की समीक्षात्मक बैठक हुई थी, लेकिन तस्वीर किस तरह की उभर कर आई उसने अपने आप में इस तमाम स्थितियों को साफ कर दिया। एक बार फिर से देखना होगा कि क्या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे संतुष्ट हो पाते हैं। सीतामढ़ी से खबर, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग का मामला जिसे कल अंजाम दिया गया था, नेपाल पुलिस ने बंधक बने शख्स को रिहा कर दिया है, जिससे लेकर के अधिकारियों से बातचीत लगातार जारी थी। इसमें इस शख्स को अब रिहा कर दिया गया है। लगन राय नाम के शख्स को नेपाल पुलिस ने जो कल पकड़ा हुआ था उसे छोड़ दिया गया है। सीतामढ़ी के एसपी डीएम के प्रयास के बाद इस शख्स की रिहाई संभव हुई है। कल बॉर्डर पर विवाद में नेपाल पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और एक शख्स को बंधक बना लिया गया था नेपाल पुलिस की तरफ से, जिसे छुड़ाने के लिए लगातार बातचीत का दौर जारी था। अब ये शख्स रिहा करा लिया गया है। मुजफ्फरपुर में एक महिला के साथ उसने अपने हाथ के नस को काटकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते बचा लिया, लेकिन इस दौरान महिला ने जमकर ड्रामा किया। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के 3 कुटिया मोहल्ले की है। महिला अनीता देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी बेटी के मुताबिक अनीता देवी को नशे की बुरी लत है और शराब पीने के बाद वो अक्सर हंगामा करती है। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीर है जहां पर एक महिला ने अपने हाथ के नस को काटकर खूब ड्रामा किया। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते इसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अगर बेटी के स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसने ये कहा कि उसकी मां अक्सर शराब पीने के बाद इस तरह से ड्रामा करती है। लेकिन सवाल यही कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में देखिए, क्या शराब इतनी आसानी से लोगों तक उपलब्ध है जिसका सेवन भी किया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब टिड्डियों का खतरा लगातार सामने आ रहा है। रोहतास जिले में टिड्डियों के प्रवेश की संभावनाओं को लेकर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल कराया गया, जिसे बड्डी के उल्हो में कृषि विभाग और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया और पेड़ों से टिड्डियों को उड़ाने का पूर्वाभ्यास किया गया। हम लोग को मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम लोग फायर ब्रिगेड के जितने भी कर्मचारीगण हैं सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि टिड्डी दल जहाँ भी दिखे, जिस जगह पर जाकर के हम लोग को सैनिटाइज करना है, उसमें मतलब केमिकल है, उसका अलग केमिकल है और उसी का तैयारी चल रही है। सिवान पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। ये भट्टी हुसैनगंज में चल रही थी। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब के धंधेबाज यहां से फरार हो गए। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब भट्टी का संचालक आखिर कौन है। तो सिवान की ये तस्वीरें हैं जहां पर देशी शराब की ये भट्टी चोरी छुपे यहां चलाई जा रही थी। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कार्रवाई की गई और धंधेबाज हालांकि इस दौरान यहां से फरार हो गए। गया स्थित सेना की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 17वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की जा रही है, लेकिन इस बार परेड में कोरोना का असर साफ दिख रहा है। इस बार कुल 17 कैडेट भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोरोना संक्रमण के कारण कैडेट्स के परिजनों को यहां नहीं बुलाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पहली बार इस गौरवमयी क्षण में कैडेट्स के परिजन इसके साक्षी नहीं बन पा रहे हैं।
गया के ओटीए में पासिंग आउट पैरेड शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्राउंड में ये पासिंग आउट पैरेड चल रही है, जिसमें इस साल कुल 17 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। और इस बार के पासिंग आउट पैरेड में जो है कोरोना का असर दिख रहा है, और यही वजह है कि यहाँ के जो 81 अन्य टेक्निकल कैडेट्स थे जिन्हें यहाँ से पासिंग आउट होना था, वो इस बार शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और जो इस बार पासिंग आउट हो रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास पालन किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो इस यहाँ असर नहीं दिखा सके। और इस बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव हैं। तो यहाँ का पासिंग आउट पैरेड चल रहा है और आप देख सकते हैं। और ये जो पासिंग आउट पैरेड है, इसके बाद 17 जवान जो हैं भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। और इसको लेकर इस बार सिर्फ सेना के जो हैं यहाँ के अधिकारी और उनके परिवार ही शामिल हो रहे हैं। जो कैडेट्स हैं उनके कोई भी अभिभावक शामिल नहीं हो रहे हैं। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो पासिंग आउट परेड की भव्य तस्वीरें आप गया से देख रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।